समाचार में बात सबसे बड़ी खबर के साथ शुरू करेंगे। देखिए, अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसे लेकर अब तस्वीर धीमे धीमे साफ होती हुई नजर आ रही है। आज से रायसीना की असल रेस शुरू हो रही है। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। कहा जा रहा है कि करीब 12 बजे संसद भवन में वो अपना नामांकन करेंगी। इस दौरान उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नामांकन पत्र के पहले प्रस्तावक बने हैं। इसे लेकर उन्होंने ट्वीट पर अपनी खुशी इजहार की। मुर्मू अगर चुनाव जीत जाती हैं तो वो जनजातीय समाज की पहली और देश की द्वितीय महिला राष्ट्रपति बन जाने वाली हैं। फिलहाल राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया है खुले तौर पर। वहीं नवीन पटनायक का समर्थन भी उन्हें हासिल है। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज अपना नामांकन करेंगी। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के मुकाबले बीजेपी ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल और महिला आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। मुर्मू को नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक मिल चुके हैं। सभी के साइन लिए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि मुर्मू 12 बजे के करीब नामांकन कर सकती हैं। इसमें प्रस्तावक के तौर पर पहला नाम प्रधानमंत्री मोदी का होगा। नामांकन दाखिल करने से पहले गुरुवार को मुर्मू ने पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। नड्डा सहित पार्टी के अन्य शीर्ष नेता भी प्रस्तावकों में शामिल होंगे। प्रहलाद जोशी के घर पर प्रस्तावक और समर्थक के तौर पर मुर्मू के नामांकन पत्र पर नेताओं ने हस्ताक्षर किए। मुर्मू ओडिशा की रहने वाली हैं, लिहाजा ओडिशा में बीजेडी सरकार के मुखिया नवीन पटनायक का समर्थन भी मुर्मू को हासिल है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से फोन पर बात की। उनसे मुर्मू के नामांकन के दौरान मौजूद रहने की अपील की, लेकिन पटनायक इटली के दौरे पर हैं, लिहाजा उनके प्रतिनिधि के तौर पर सरकार में मंत्री जगन्नाथ सारका और टुकुनी साहू शामिल रहेंगे। सारका ओडिशा सरकार में अनुसूचित जाति और जनजाति विकास मंत्री हैं। दोनों ने बतौर प्रस्तावक अपने अपने साइन भी कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से गुजारिश की है कि जब मुर्मू अपना नामांकन पत्र भरें तो वो अपने अपने जिला केंद्रों और गांव में मिठाई बांटकर, ढोल बजाकर और नाच गाकर खुशियां मनाएं। मुर्मू के समर्थन में अब तक कई पार्टियों ने प्रस्तावकों के तौर पर अपने सांसदों और विधायकों के नाम आगे किए हैं। इसमें जेडीयू, एलजेपी पारस गुट और एलजेपी रामविलास गुट भी शामिल है। राष्ट्रपति पद के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। माना जा रहा है कि विपक्ष के मुकाबले जिस तरह से मुर्मू की दावेदारी को समर्थन मिल रहा है, उससे उनके लिए ये मुकाबला जीतना मुश्किल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, द्रौपदी मुर्मू जो है वो ओडिशा के आदिवासी समाज से आती हैं, वहीं की नेता है। झारखंड की 9वीं राज्यपाल भी वो रह चुकी है और ऐसे में उन्होंने टीचर से लेकर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी तक जो सफर तय किया है वो बेहद अहम है। उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा है और परिवार इसको लेकर क्या सोचता है, इसी पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू की बेटी ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, वो लाइक एनी अदर मदर, कभी कभी स्ट्रिक्ट भी है, कभी कभी सॉफ्ट भी है, और शी इज एनी लाइक एनी अदर मदर। कोई फॉन्ड मेमोरी हमेशा से थी, क्योंकि वो मेरी ही स्कूल में वो टीचर थी, तो ये हमेशा डबल प्रेशर रहता है कि आपकी मदर आप ही के स्कूल में अगर टीचर रहती है। एंड शी यूज्ड टू टेक सरप्राइज टेस्ट, और सारे मेरे फ्रेंड्स दे यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक कल्प्रिट के तुमने आपको बताया नहीं, और ऐसे ही है। तो वो स्ट्रिक्ट थी? हाँ, स्ट्रिक्ट थी, लेकिन शी इज बिलव्ड ऑल्सो। स्कूल में भी? जी हाँ, अभी अगर आप उनके कोई भी स्टूडेंट, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं वो बेसिकली उनके स्टूडेंट्स हैं,
तो शी नोज एवरीवन बाय फेस बाय नेम। अगर मैं बोलती हूँ कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ तो बोलेगी कौन फ्रेंड, एंड शी नोज रिकॉग्नाइज एवरीवन। एज अ टीचर आप उनको ज्यादा मार्क्स देंगी या फिर एज अ गवर्नर या फिर एज अ मिनिस्टर? आई थिंक वो ये कहीं ना कहीं ओवरलैप करता है ये सारे प्रोफेशन। एज एन टीचर में जो आपको एक होना चाहिए वो चीज़ गवर्नर में भी है और एज मिनिस्टर में भी वो डिसिप्लिन तीनों में ही आता है मुझे लगता है। और वो काम का जो उनका एक टूवर्ड्स उनका ऑनेस्टी टूवर्ड्स वर्क है वो तो थ्रू आउट उनका तीनों में ही दिखता है। बहुत अप्रोचेबल थी मैडम, ये माना जाता है इवन एज अ गवर्नर एज अ मिनिस्टर। हाँ, क्योंकि लाइक आई सेड कि वो उनका जो मदरहुड है वो हमेशा से था। शी यहाँ पर इफ यू आस्क एनीवन तो शी नोन एज दीदी, एवरीवन कॉल हर द्रौपदी दीदी, तो सब लोग उनको बहन करके मानते हैं। तो और घर में भी आप आएगा तो हाँ ये हम लोग का दीदी का घर है, और वो कहीं ना कहीं वो भी उस तरह से रिएक्ट करती है एज एन सिस्टर टू एवरीवन, तो वो रिफ्लेक्ट बैक करता है। आप कितनी कॉन्फिडेंट हो कि मैडम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में स्वीप कर जाएंगी, जीत जाएंगी? मुझे कॉन्फिडेंट है क्योंकि अगर मुझे दिखता है तो वो जो मैं देख पा रही हूँ उनके अंदर ये बाकी लोगों में भी दिखेगा। आई थिंक आज अगर आप पहले आते यहाँ पे लोग उनको रोते हुए गले लगाने आ गए, क्योंकि एक तो उनको यकीन नहीं आया और दूसरा उनको भरोसा भी था। एक बेयकीनी में ही यकीन जो होता था ना वो लोगों में था कि नहीं हमको यकीन नहीं है, लेकिन हमको ये विश्वास था कि आप कहीं ना कहीं यू विल रीच अ हाइट। वो वाला ऐसे मतलब ऑपोजिशन में बहुत सारे ऐसे फीमेल ओरिएंटेड या फिर फीमेल लेड पार्टीज है, क्या आपको लगता है पार्टीजन लाइन के ऊपर आकर जो पॉलिटिकल पार्टीज जिसको फीमेल्स चलाती है, नारी शक्ति चलाती है, वो उनको भी सपोर्ट करना चाहिए? देखिए जहाँ पर जब झारखंड में थी आई थिंक मतलब पार्टी लाइन के बियॉन्ड जाके हर पार्टी के लोगों ने उनको प्यार दिया है, सराहना है। मुझे लगा ये चीज बाकियों में भी दिखेगा। अगर मतलब एकदम प्रिसाइसली अगर बात करें तो कांग्रेस भी एक सोनिया गांधी जी लीड करती हैं, वो भी एक वुमन है, ममता बनर्जी तृणमूल लीड करती है, वो भी एक वुमन है। तो आप वही कि क्या इन लोगों को एक फीमेल कैंडिडेट को सपोर्ट करना चाहिए? आपको लगता है वो लोग करेंगे? हालांकि वो ऑपोजिशन में नहीं, वो ऑपोजिशन एक अपना एक सिंगल आइडियोलॉजी के साथ वो लोग ऑपोजिशन में किसी के ये करने के लिए हैं, लेकिन जहाँ पे आपको आप बिना जाने कैसे किसी को रिजेक्ट करेंगे, है ना। मुझे लगता है जैसे ही वो दे विल कम मेरी मदर की नॉलेज पे वो जब आएंगे, जब उनको पहचानेंगे, मुझे लगता है वो भी उनको सराहेंगे और अपनाएंगे। तो देखिए परिवार वालों के साथ साथ द्रौपदी मुर्मू के नामांकन को लेकर उनके गांव में भी आज गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। हम उस स्कूल भी गए जहां पर द्रौपदी मुर्मू कभी पढ़ाया करती थी। ये ब्लैक बोर्ड एक स्कूल का है जहां पे ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के राय रंगपुर इस इलाके का नाम है। और इसी स्कूल के इसी ब्लैक बोर्ड पे शायद किसी जमाने में जब द्रौपदी मुर्मू जो शायद हमारी अगली राष्ट्रपति बनेंगी, वो यहाँ पर ही लिखा करती थी, वो यहीं पर काम करती थी। 94 से लेकर 97 तक पॉलिटिकल जर्नी शुरू करने से पहले इसी स्कूल में, ये एक मिडिल स्कूल है, यहाँ पर वो सब कुछ पढ़ाया करती थी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सब कुछ यहाँ पर ही इस क्लासरूम में, जो ये एक ऐतिहासिक जगह होने वाली है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टीचर जो है वो एजुकेट कर रही है बच्चों को, यहाँ पर वो पढ़ाया करती थी। तो देखिए इससे पहले कई मौके रहे हैं जब महिला या किसी और समुदाय से राष्ट्रपति पद पर लोग पहुंचे हैं, लेकिन ये पहला मौका होगा अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन जाती हैं कि कोई आदिवासी समाज से सर्वोच्च पद पर पहुंचा है। आज नामांकन अपना दाखिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात आपकी सेहत की करेंगे, जिससे जुड़े दो समाचार आज हमारे पास है। पहली गुड न्यूज दिमागी बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए है। IIT रुड़की के वैज्ञानिकों की टीम ने एक सेंसर विकसित किया है जो कि स्किज़ोफ्रेनिया और पैनक्रियास जैसी ब्रेन से जुड़ी बीमारियों का शुरुआती स्टेज में प्रभावी ढंग से पता लगाएगी। यहाँ देखिए वहीं दूसरा शुभ समाचार कैंसर से जुड़े मरीजों के लिए है। कैंसर की बीमारी के बारे में जानने के लिए
मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स ने एक ऐसा कंप्यूटर मॉडल तैयार कर लिया है जिसके द्वारा इंसान से भी ज्यादा अच्छे तरीके से कैंसर की शुरुआती लेवल का पता लगाया जा सकेगा। इन दोनों खबरों को लेकर पूरी डिटेल थोड़ी देर में आपको बताने जा रहे हैं। कैंसर का पता लगाने में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर मॉडल कितना कारगर साबित होगा, इस पर बीएलके मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सीनियर डायरेक्टर और कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर गीता ने खास बातचीत की है हमसे। सुनवाते हैं आपको। ये जो टेक्निक है इसको ना कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल बोलते हैं और इससे ये देखने की कोशिश की जा रही है कि वो मरीज जिनको कैंसर है उनमें वो एक पॉइंट आता है जबकि वो दवाइयां काम नहीं करती, तो वो दवाई क्यों नहीं काम करती, यानी कि ड्रग रेजिस्टेंस क्यों होता है, ये समझने की कोशिश है। तो इस कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल में उन्होंने ये देखा है कि ड्रग जो है एक प्रोटीन के साथ बाइंड करती है और फिर वो जाके कैंसर सेल में रिलीज होती है और उसके बाद उसका असर होता है। तो ड्रग रेजिस्टेंस शायद इसलिए होता है क्योंकि ये जो प्रोटीन जिसके साथ वो ड्रग जुड़ी होती है उसके साथ कैसे वो रिलीज होता है, वो कितनी स्पीड से उस कैंसर सेल तक पहुंच सकता है, कितनी देर तक उसका असर रहता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टू डिटरमिन कि ड्रग रेजिस्टेंस कैसे होता है और कब होता है। तो जहाँ पे म्यूटेशन होता है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने दिखाया है कि कैसे ड्रग रिलीज हो रहा है और म्यूटेशन होने पर कैसे वो ड्रग कितनी देर तक वहाँ पे काम कर पाता है। और ये सब चीजें जो पहले कभी किसी ने इसके बारे में ज्यादा देखा नहीं है, सोचा नहीं है, तो ये चीज इस शोध में से निकल कर आया है और ये इस सिमुलेशन मॉडल से वो बता सकते हैं कि कौन सी दवाई किस तरह से उस प्रोटीन से अलग होकर उस कैंसर सेल पे एक्ट करेगी, कितनी स्पीड से वो उस पर एक्ट करेगी और वो पॉइंट जब वो ड्रग जो है वो प्रोटीन से अलग होती है या कितनी ज्यादा चिपकती है, ये सब डिटरमिन करती है कि वो दवाई कब तक काम करेगी। तो वो एक पॉइंट जब आता है कि वो जब ये सब फैक्टर्स इफेक्ट होती हैं तो वो दवाई उस पेशेंट में काम नहीं करती है। तो इस कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल से आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि वो एक पर्टिकुलर दवाई जो आप एक पेशेंट में दे रहे हैं वो काम करेगी भी या नहीं। देखिए, अंदर की पूरी बनावट को ही समझ पाएगी, उस हिसाब से दवाइयां तैयार की जाएंगी कि कैसे सॉल्ट्स और कंपोजिशन हो। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सेंसर कितना कारगर होने जा रहा है, इससे मरीजों को कितना फायदा होगा और डॉक्टर्स को इलाज में कितनी मदद मिलने जा रही, इन सारे सवालों का जवाब दिया है दिल्ली में बीएलके मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एसोसिएट डायरेक्टर और न्यूरोसर्जन राजेश गुप्ता ने। उनका कहना है कि आईआईटी रुड़की में विकसित सेंसर में चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता है। पार्किंसंस एक ऐसी बीमारी है जिसके डिटेक्शन के लिए अभी तक कोई स्पेसिफिक तकनीक इजाद नहीं हुई है, लेकिन आईआईटी रुड़की ने एक रिसर्च पेपर तैयार किया है जिसमें उनका कहना है कि स्पाइनल फ्लूइड के जरिए पार्किंसंस बीमारी का तुरंत पता लगाया जा सकता है। ये कैसे होगा, कितनी लाभदायक है, इस पर और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर है, न्यूरोलॉजिस्ट भी है मैक्स अस्पताल में। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या कहती है ये स्टडी पार्किंसंस को लेकर। देखिए, पार्किंसन एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। इसमें ये ब्रेन की बीमारी है जिसमें मरीज की मूवमेंट्स अफेक्टेड होती हैं। इसमें सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट को शेकिंग होती है जिसको ट्रेमर्स भी बोलते हैं, बॉडी की मूवमेंट स्लो हो जाती है, पेशेंट को चलने में प्रॉब्लम होती है और बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है। अभी तक इसका डायग्नोसिस मरीज के लक्षणों के और फिजिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे किया जाता है, कोई भी डायरेक्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट इसका अभी तक नहीं है, जिसके कारण कई बार डायग्नोसिस में और इलाज में डिले भी हो सकता है। आईआईटी रुड़की ने अभी एक पेपर पब्लिश किया है जिसमें वो कहते हैं कि मरीज के स्पाइनल फ्लूइड को निकाल के उसमें डोपामिन नाम के केमिकल को वो टेस्ट करते हैं, जिससे पता चलता है कि ब्रेन में डोपामिन की कमी तो नहीं हो रही। पार्किंसंस के अंदर जो बेसिक प्रॉब्लम होती है, ब्रेन में डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स डीजनरेट होने लगती हैं, जिससे ब्रेन के अंदर डोपामिन की कमी होने लगती है। तो इस टेस्ट से डोपामिन की कमी को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जा सकता है और पार्किंसंस को अर्ली स्टेज में डायग्नोस किया जा सकता है।
ये स्टडी कितनी फायदेमंद है और इससे क्या कुछ फायदा होगा आने वाले समय में पार्किंसन जैसी बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए? देखिए, कई बार मरीज के सिम्टम्स एटिपिकल होते हैं और डायग्नोसिस करने में डिले हो सकता है। ये डेफिनेटिव टेस्ट साबित हो सकता है डिजीज को जल्दी डायग्नोस करने के लिए, लेकिन अभी थोड़ा अर्ली होगा इस स्टडी के बारे में बात करना। अभी सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज की स्टडी हो जाए तब हम ज्यादा बेटर तरीके से बता पाएंगे। बतौर न्यूरोलॉजिस्ट आप कैसे देखते हैं इस पूरे टेस्ट को? यदि ये आ जाता है तो आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, 2-3 इसमें इश्यूज हैं। नंबर 1, अभी भी मरीज की डायग्नोसिस न्यूरोलॉजिस्ट आराम से कर पाते हैं लक्षण के बेसिस पे और फिजिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे। बहुत ही कम ऐसे मरीज होते हैं जिसमें पार्किंसंस की डायग्नोसिस करने में हमें डिफिकल्टी होती है। नंबर 2, जो ये स्पाइनल फ्लूइड का टेस्ट है, ये एक इन्वेजिव टेस्ट है। ये इतना आसान टेस्ट नहीं है कि जैसे ब्लड टेस्ट हो या एमआरआई हो जो पेशेंट ओपीडी बेसिस में करा सके। इसके लिए पेशेंट को एडमिट करके फिर टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये 2-3 इश्यूज हैं, तो अभी थोड़ा समय दीजिए, आने वाले टाइम में पता चलेगा कितना कारगर होगा टेस्ट। और आइए बात करेंगे कोरोना की, क्योंकि कोरोना अभी भी लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और ऐसे में इसके विरुद्ध चल रहे महायुद्ध की हम बात करने वाले हैं। कोविड-19 टीकों ने 2021 में भारत में 42 लाख से ज्यादा लोगों की जान बचाई है। ये दावा द लैंसेट जर्नल में एक प्रकाशित स्टडी में किया गया है। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस वैक्सीन की वजह से पूरी दुनिया में सिर्फ पहले साल में करीब 2 करोड़ लोगों की जान बचाई गई है, क्योंकि वैक्सीन ने न सिर्फ संक्रमण की रफ्तार को रोका है बल्कि संक्रमित हुए लोगों को भी गंभीर रूप से बीमार होने से बचाया है। अगर साल 2021 में सही समय पर पूरी दुनिया में वैक्सीन नहीं पहुंचती तो शायद कम ही लोगों की जान बच पाती। भारत में अब तक कोरोना के 196 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं और जल्द ही ये आंकड़ा 2 अरब को छूने वाला है। कोरोना वैक्सीन पर आई ये रिपोर्ट वैक्सीन को लेकर लोगों को पॉजिटिव नजरिया अपनाने की तरफ ले जा रही है। तो देखिए, द लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीज जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी में कई बातें सामने निकल कर आई हैं। देखिए, विश्व स्तर पर गणितीय मॉडलिंग स्टडी में पाया गया है कि कोविड-19 टीकों ने महामारी के दौरान संभावित मृत्यु दर को लगभग 20 मिलियन से अधिक कम कर दिया। बहुत बड़ी यह संख्या है। इस स्टडी की कुछ बातों पर और नजर डाल लेते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, स्टडी में पाया गया है कि कोरोना वैक्सीन ने भारत में 42 लाख लोगों की जान बचाई है। जी हां, 42 लाख। यह स्टडी भारत में दिसंबर 2020 से दिसंबर 2021 के बीच की गई। भारत में डेल्टा वेरिएंट ने सबसे ज्यादा कोहराम मचाया था। आपको याद होगा, यह कोरोना की दूसरी लहर की गई थी और स्टडी में यह पाया गया कि भारत में टीकाकरण का सबसे पॉजिटिव असर उसी वक्त देखने को मिला। स्टडी के मुताबिक अगर समय पर वैक्सीन की दोनों डोज लोगों को नहीं लगी होती तो दुनिया में 5 लाख और जानें बचाई जा सकती। भारत में अब तक 196 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। और आइए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर ताजमहल को कौन नहीं जानता, लेकिन ताज की इस खूबसूरती को धूमिल कर रहा है प्लास्टिक का कचरा। इस मुद्दे को 10 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता अब उठाती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद आगरा नगर निगम ने सफाई एजेंसी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और एजेंसी को नोटिस भी भेज दिया है। देखिए पूरी खबर। सोशल मीडिया की ताकत का एक जीता जागता उदाहरण है आगरा से आई ये तस्वीरें। ताजमहल के पीछे बहने वाली यमुना नदी के किनारों पर प्लास्टिक के कचरे का अंबार लगा था, जिसकी भनक आगरा नगर निगम को तब लगी जब 10 साल की एक पर्यावरण कार्यकर्ता लिसी प्रिया ने यमुना में गंदगी की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करी। इतने प्रेशियस मॉन्यूमेंट, इतने आइकॉनिक मॉन्यूमेंट में ये कौन करेगा? ये 2, 3, 4, 5 नहीं है ताजमहल, बस एक ही है। इसलिए मैंने एक पोस्टर लिया, कुछ लिखा कि बिहाइंड द ब्यूटी ऑफ ताजमहल देयर इज प्लास्टिक पोल्यूशन। मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना था। देखते ही देखते ये तस्वीरें दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई। फिर क्या था, आगरा नगर निगम ने बिना समय गंवाए अपने कर्मचारियों को सफाई के काम में लगा दिया। इस वक्त हम ताजमहल के पार्श्व यानी पीछे खड़े हुए हैं और यहाँ पर ताजमहल के पीछे यमुना बहती है।
ये वही यमुना है जिसने कभी राधा और कृष्ण के प्रेम को देखा था और आज साक्षी बनके धारा प्रवाह बह रही है। लेकिन इस यमुना के अंदर बेहद गंदगी है और वो गंदगी यमुना के किनारों तक आ चुकी है। और सबसे अहम बात यह है कि आज इस गंदगी की सफाई की जा रही है और ये गंदगी यहाँ पे बहुत लंबे समय से पड़ी थी। एक फोटो ट्वीट होती है, सोशल मीडिया पे आती है, वायरल होती है और उसके बाद में सफाई करने वाला तंत्र सक्रिय होता है और सक्रिय होने के बाद ये सफाई का कार्यक्रम यहाँ पे चलाया जाता है। आगरा नगर निगम के मुताबिक अप्रैल 2021 में लायन एजेंसी को ताजगंज वार्ड की सफाई का जिम्मा सौंपा गया था, जिसके तहत ताजमहल परिसर से 2 किलोमीटर के दायरे में इस एजेंसी को सफाई व्यवस्था रखनी थी। लेकिन ये सफाई एजेंसी अधिकारियों को गुमराह करती रही। लिहाजा आगरा नगर निगम ने इस चूक को गंभीरता से लिया और उसने सफाई एजेंसी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। पूरे शहर में प्लास्टिक को कलेक्ट करने के लिए अलग से बिन्स भी लगा रहे हैं और हम लोगों ने डोर टू डोर की भी अपनी जो योजना है वो लागू कर दी है। सभी वार्डों में डोर टू डोर अभी लगभग पूरा शुरू हो गया है और अब अगला कदम यही है कि इसको सुदृढ़ किया जाए ताकि जो भी वेस्ट है वो कहीं नदी नालों में ना जाए और हमारा जो कलेक्शन मैकेनिज्म है उसके माध्यम से हमको मिले। लिसीप्रिया कंगुजम 6 साल की उम्र से पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलन चला रही हैं और उन्हें अब तक 20 से अधिक अवार्ड भी मिल चुके हैं। आगरा से अरविंद शर्मा, गुड न्यूज टुडे। बात कश्मीर की, जहां पर रहने वाले बिलाल अहमद ने 11 साल कड़ी मेहनत कर सौर ऊर्जा से चलने वाले एक लग्जरी कार बनाई है। इस कार को बाजार में महंगी लग्जरी कार से सस्ता और बेहतर भी बताया जा रहा है। बिलाल पेशे से लेक्चरर हैं, जिनकी बनाई ये कार इन दिनों कश्मीर की सड़क पर हर किसी का ध्यान खींच रही है। जरा देखिए आप भी इसकी बनावट। 11 साल की कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा है ये कार, जिसे कश्मीर के रहने वाले बिलाल अहमद ने तैयार किया है। बिलाल पेशे से मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं, जिन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत की और फिर एक मारुति 800 कार में बदलाव करके उसे सोलर कार बना दिया। इस कार का लुक ऐसा है कि इसे इंडियन टेस्ला कहा जाने लगा है, क्योंकि इसका अगला दरवाजा ठीक उसी अंदाज में ऊपर की ओर खुलता है जैसे एलन मस्क की टेस्ला कारों के दरवाजे खुलते हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से हर शख्स परेशान है और डीजल कार खरीदना सबके लिए मुमकिन नहीं। ऐसे में इन दोनों समस्याओं के बीच का समाधान निकाला है इंजीनियर बिलाल अहमद ने। उनके लिए ये काम आसान नहीं था, मगर बिलाल ने हार नहीं मानी और उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर बिना रुके 11 वर्षों तक काम किया। तब जाकर उन्होंने पूरी तरह से एक ऑटोमेटिक सोलर कार विकसित की। यूं ही मैंने सोलर पैनल का कंसेप्ट सोचा, तो मैंने बोला क्यों न मैं इससे एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाऊं, क्योंकि मैंने इसी साल मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में देखा था कि आगे 10 साल के बाद कि ऐसा मतलब हो जाएगा कि पेट्रोल का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। मैंने बोला वो ज्यादा अच्छा रहेगा और साथ बसाथ उस प्रोजेक्ट को भी मैं काम करूंगा। इस कार के बोनट और दरवाजों पर सोलर के पैनल फिट किए गए हैं, जबकि कार के अंदर ही चार्जिंग पॉइंट मौजूद है। साथ ही कार के पहियों के रिम और फ्रंट ग्रिल में बदलाव कर इसे स्टाइलिश रखने का भी पूरा ख्याल रखा गया है। प्रोफेसर बिलाल अहमद की इस खोज से कश्मीर घाटी को उसकी पहली सोलर कार मिली है, जिसे लाल रंग से इनोवेटिव कार का नाम दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखा आपने इनोवेशन का शानदार जीता जागता नमूना। अब बात करते कुछ और खबर की। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर में ओलंपिक दिवस के मौके पर मैराथन का आयोजन किया गया और इसमें बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं ने भी जमकर शिरकत की। इस दौरान 10 किलोमीटर की दौड़ आयोजित की गई, जिसमें ज्योति माने ने पहला स्थान हासिल किया। देखिए, मैराथन दौड़ का यह नजारा अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर का है, जहां 2 पीढ़ियों के बीच ये रेस हुई।
मौका था 74वें इंटरनेशनल ओलंपिक डे का, जिसे यहां धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर 10 किलोमीटर की मैराथन रेस आयोजित की गई, जिसे ईटानगर के मेयर तामे फसंग और अरुणाचल के शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन रेस की शुरुआत चिंपू हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई, जबकि समापन न्योकुम लेपांग में हुआ। इसे महिला और पुरुष 2 अलग-अलग वर्गों में आयोजित किया गया था। इसमें कई स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की, जिन्होंने पहले से ही इस रेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। ईटानगर के मेयर ने इस मौके पर बताया कि कोरोना के कारण 2 साल से सब कुछ ठप था, लिहाजा इस सोशल एक्टिविटी से लोगों में नया जोश भरने की कोशिश की गई है। ये 2-2 साल हम लोग बिल्कुल ही कुछ एक्टिविटीज नहीं होने के, अब सबको पता है इन एवरी एक्टिविटीज कोरोना काल में हमने 2 साल कुछ भी नहीं किया, इसलिए ये ओलंपिक जो है थोड़ा एक अलग सेलिब्रेशन था सबसे पहले तो। दूसरा मैंने जैसे बता दिया, सिर्फ 9 कंट्रीज में सबसे पहले सेलिब्रेशन हुआ था। 1894 में सिर्फ 9 कंट्री में हुआ। आज का तारीख में ईटानगर में भी ओलंपिक डे मना रहा है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे के मौके पर शहर के लोगों में एक उत्साह भी दिखा। लोगों ने इस मैराथन को खूब एंजॉय किया। इसमें कई दूसरे खेलों के खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। इंटरनेशनल ओलंपिक डे है और ये हेल्थ के लिए और ये यूनिफिकेशन के लिए, ओलंपिक मतलब यूनिफिकेशन के लिए, सो इसका वजह से ये हम लोग आज 74 इंटरनेशनल ओलंपिक डे मना रहा है। और आज हम लोग का मैराथन रेस यहाँ में चिंपू से यहाँ तक न्योकुम लेपांग तक पहुँचा है। मैराथन दौड़ में ज्योति माने ने पहला स्थान हासिल किया। इस जीत के अनुभव पर ज्योति ने बात करते हुए कहा कि अगर यहाँ सुविधाएं बढ़ाई जाए तो अरुणाचल के खिलाड़ी भी स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना नाम कर सकते हैं, खास तौर पर एथलेटिक्स वर्ग में। अभी 3 साल रनिंग हो रहा है जब से हम यहाँ में कॉलेज ज्वाइन किया है। कॉलेज यहाँ में ईटानगर में भी हम जो ये रनिंग के लिए ही मतलब प्रोफेशनल करियर बोल के मतलब अपना डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आया है। 3 साल हो गया ऐसे मतलब कोचिंग ट्रेनिंग करके। संगेला दिन का कोच ये प्रियो सर का अंदर में कोचिंग करके 3 साल हो गए सर। वैसे ये भी सच है कि पूर्वोत्तर से प्रतिभाएं निकलकर राष्ट्रीय फलक पर अपना नाम कर रही हैं। सरकारी नीतियों में बदलाव का असर भी साफ दिख रहा है। पूर्वोत्तर के शहरों से देश और दुनिया में मुकाम बनाने और पहचान बनाने की जिद और जुनून दोनों देखने को मिल रहा है। ईटानगर से युवराज मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात करेंगे उज्जैन की, जहां पर महाकालेश्वर मंदिर में महारुद्राभिषेक की शुरुआत हुई है। ये 5 दिवसीय अनुष्ठान हो रहा है। इसमें देश और प्रदेश में अच्छी बारिश की कामना हो रही है। पहले दिन खुद उज्जैन के कलेक्टर और पत्नी यजमान बने हैं, जहां पर महाकाल पर सहस्त्र जलधारा प्रवाहित की जा रही है। इस दौरान मंदिर के 16 पुजारी, 22 पुरोहित सहित 55 पंडित नंदी हाल में रुद्राभिषेक का पाठ कर रहे हैं। रोजाना ये पाठ होगा। महारुद्र अभिषेक की पूर्ण आहुति 27 जून को भावनात्मक अनुष्ठान के साथ होगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया है कि ये अनुष्ठान 23 से 27 जून तक चलने वाला है। खास तौर पर अच्छी बारिश के लिए इस तरह के अनुष्ठान को हर साल महाकालेश्वर मंदिर में किया जाता है। भगवान महाकाल के दरबार में उत्तम जल वृष्टि की कामना के लिए 5 दिवसीय महारुद्र प्रारंभ हुआ है। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के तत्वाधान में मंदिर के पुजारी पुरोहितों के द्वारा आज प्रारंभ किया गया। इसमें मंदिर समिति के अध्यक्ष कलेक्टर महोदय, मंदिर प्रशासक साहब के साथ में मंदिर प्रबंध सदस्य मौजूद रहे हैं। 2 महारुद्र का पाठ यहाँ पर किया जा रहा है और न केवल अच्छी वर्षा की कामना के साथ साथ बल्कि विश्व कल्याण की भावना के साथ में इसको किया जा रहा है। सभी मंदिर के पुजारी पुरोहितों के सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है और जो शासकीय पुजारी हैं घनश्याम पुजारी जी, उनकी नेतृत्व में इसको संपन्न कराया जा रहा है। मेरे द्वारा सपरिवार और प्रशासक और मंदिर प्रबंध समिति के सदस्यों के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं हैदराबाद, जहां गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोरों शोरों से चालू हो चुकी हैं। मूर्तिकारों ने गणपति की मूर्तियां बनाना शुरू कर दी हैं। मूर्तियां बनाने में पर्यावरण का विशेष रूप से ख्याल रखा जा रहा है। देखिए।
गणपति बप्पा के भक्तों के लिए तस्वीरें आंखों को सुकून देने वाली हैं। एक दो नहीं बल्कि बप्पा की दर्जनों मूर्तियां तैयार हो रही हैं, वो भी इको फ्रेंडली। दरअसल गणेश चतुर्थी से पहले हैदराबाद में भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। इसके लिए 30 से ज्यादा कारीगर दिन रात एक किए हुए हैं। मिशन इको फ्रेंडली के तहत गणेश भगवान की मूर्ति बनाने के लिए कोलकाता से खास तरह की मिट्टी लाई गई है। इसमें 3 किस्म का मिट्टी यूज होता है। एक अपना लोकल मिट्टी, जैसा भुवनगिर का तरफ से हम चेरू रहता ना, चेरू से जरा वो बंका मिट्टी लेके आते, उसको लेके आके राइस का भूसा सब मिला के, उसको लकड़ी का पाउडर वो सब मिला के उसको बना के फर्स्ट कोटिंग करते। फिर सेकंड कोटिंग हम कलकत्ता से फिनिशिंग मिट्टी लेके आते, गंगा मिट्टी, वो यूज करते। उसके बाद एक फेस के लिए और उंगली के लिए, ज्वेलरी के लिए कलकत्ता का गंगा मिट्टी रहता, वो बंका मिट्टी बोलते उसको, और एक बंका मिट्टी वो इस्तेमाल करते। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिहाज से ज्यादातर लोग मिट्टी की मूर्तियों को तरजीह दे रहे हैं, लिहाजा मिट्टी से बनी मूर्तियों की डिमांड काफी बढ़ गई है। पीओपी से बनी मूर्तियों से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है, लिहाजा ज्यादातर मूर्ति बनाने वाले कारीगर इको फ्रेंडली प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं। प्लास्टर पेरिस यूज करने से पोल्यूशन ज्यादा है, हानिकारक है, और ये मिट्टी का क्या इको फ्रेंडली, इसमें कोई हानिकारक चीज हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये पूरा पानी में मिल जाता, जैसा वातावरण रहता वो हिसाब से ये पूरा नेचुरल आइटम है। जैसा घास, मिट्टी, गोनू संची बोलते हैं उसको, थैला का, वो सब पूरा नेचुरल आइटम है, वो चीज से कोई हानिकारक नहीं रहेगा। हैदराबाद में गणपति बप्पा की करीब 400 मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। अब तक 200 मूर्तियां तैयार हो चुकी हैं। कोविड की वजह से पिछले 2 साल से मूर्ति बनाने वाले कारीगरों का कामकाज ठप पड़ गया था। इस बार मूर्ति बनाने वाले कारीगरों को उम्मीद है कि गणेश चतुर्थी पर उनकी रोजी रोजगार पर बप्पा का आशीर्वाद रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब आपको दिखा देते हैं खूबसूरत वादियों में नावों की रेस। कश्मीर की खूबसूरत वादियों जो हैं वो वैसे भी बहुत मशहूर हैं और किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं, लेकिन अब घाटी में खेलों के प्रति बढ़ने हुए जो लगाव है वो यहां आकर्षण का केंद्र बनता चला जा रहा है। विदेश के खिलाड़ियों की बड़ी संख्या में यहां मौजूदगी दर्ज की जा रही है। खूबसूरत पहाड़, पहाड़ों के बीच कलकल बहती झील, झील के पानी पर चैंपियन बनने की जोर आजमाइश। श्रीनगर का एक खूबसूरत नजारा धरती पर जन्नत का एहसास कराता है। कश्मीर की हंसी वादियां सैलानियों को तो अपनी तरफ खींच हिलाती हैं, अब ये वादियां खेल प्रेमियों को भी आकर्षित कर रही हैं। वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर में पहली बार राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप शुरू हुई है। श्रीनगर के स्किक यानी शेरी कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में 23वीं सब जूनियर और 5वीं इंटर स्टेट चैलेंजर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप हो रही है। इस चैंपियनशिप में देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 600 खिलाड़ी और अधिकारी हिस्सा लेने पहुंचे हैं। हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि कश्मीर में पहली बार हम लोग रोइंग करने के लिए आए हैं। पहले से हम लोग कश्मीर में कभी आए भी नहीं थे और इसका नज़ारा बहुत सच में बहुत सुंदर है। और मैं असम से हूँ और असम से कश्मीर बहुत दूर है, लेकिन हम लोग असम से यहाँ तक आए हैं ओनली फॉर नेशनल चैंपियनशिप के लिए। तो फिर हम लोग बहुत खुश हैं, इसके नज़ारे भी बहुत सुंदर है। और फिर कश्मीर में पहली बार हम लोग प्रमोट कर रहे हैं रोइंग, वो भी ऑल ओवर इंडिया से टीम्स आ रही है। सब लोग अभी बहुत चेयरफुली प्रैक्टिस करके आए हैं, तो मेडल तो लेना जरूरी है। ये पहली बार है जब नौकायन की राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी जम्मू कश्मीर कर रहा है। ये चैंपियनशिप घाटी के हजारों युवाओं को इस साहसिक खेल की ओर आकर्षित करेगी। घाटी में रोइंग चैंपियनशिप के आयोजन को यहाँ के खिलाड़ी और कोच किसी सपने के सच होने जैसा बता रहे हैं। ट्रू,
एक ख्वाब सोचा था 5 साल पहले जब हमने पहला स्टेप लगा, आज वो ख्वाब पूरा हो रहा है। और जम्मू कश्मीर इज ब्लेस्ड विद द नेचुरल वाटर रिसोर्सेज, बोथ फ्लैट वाटर एंड वाइल्ड वाटर। और ये एक प्रेस्टिजियस इवेंट और वाटर स्पोर्ट्स के लिए, चाहे रोइंग हो, कयाकिंग या नहीं हो, उसके लिए ऐसा इवेंट ये बड़ा बूस्ट है, हमारे खिलाड़ियों को और आगे ले जाएगा। जैसे आप देख रहे हो वी आर इन हाई ऑल्टीट्यूड, और हमारा इस चैंपियनशिप की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जो इक्विपमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं वो वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक और एशियन गेम्स इवेंट्स में इस्तेमाल करते हैं। चैंपियनशिप का उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। इस चैंपियनशिप में शामिल होने वाले स्थानीय खिलाड़ियों का कहना है कि ऐसे खेल आयोजन घाटी में होना एक अच्छा संकेत है। घाटी में बच्चों के भविष्य और खासतौर से रोइंग में रुचि रखने वाले खिलाड़ियों के लिए बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ये पहली बार जो रोइंग चैंपियनशिप यहाँ पे हो रही है, जूनियर चैंपियनशिप और चैलेंजर जो यहाँ पे इवेंट हो रहा है, तो बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। और यहाँ पे एक अच्छा साइन है हमारी रोइंग के लिए, रोइंग एसोसिएशन के लिए, जो यहाँ पे सभी स्टेट्स आए, लगभग 24-25 स्टेट्स यहाँ पे भाग ले रहे हैं इस कंपटीशन में। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्राउड फील हम कर रहे हैं, क्योंकि इस यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे संतूर के सामने डल लेक में एक अच्छा साइन है रोइंग के लिए। सर अगर इस तरह के इवेंट्स होगी तो ज्यादा से ज्यादा यूथ वाटर स्पोर्ट्स की यूथ इन्वॉल्व हो जाएगा वाटर स्पोर्ट्स में, जो हम चाहते हैं, क्योंकि जो बाकी से थोड़ा यहाँ पे यूथ अभी ड्रग्स में इन्वॉल्व हुए हैं। ये अच्छा इनिशिएटिव लिया यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स रोइंग एसोसिएशन। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ के बर्फ से ढके पहाड़ और खूबसूरत झीलें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता की वजह से इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इसी कारण यहाँ हर साल हजारों की संख्या में भारतीय और विदेशी पर्यटक आते हैं। वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलने के बाद और रोइंग चैंपियनशिप के सफल आयोजन के बाद निश्चित तौर पर घाटी में पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, कश्मीर में तो मौसम सुहाना है, लेकिन असम में इन दिनों कुदरती मार देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन इन सब के बीच एक राहत की तस्वीर सामने आई है। दरअसल बाढ़ के पानी में 2 बच्चे डूब रहे थे और यहाँ से गुजरते कुछ लोगों की उन पर नजर पड़ी तो उन्होंने तुरंत पानी में कूदकर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि कैसे बिजली की तेजी के साथ 2 युवक पानी में कूदे और डूबते बच्चों को बचाया। पानी से बाहर आकर बच्चा कुछ सहमा हुआ जरूर नजर आया, लेकिन उसने राहत की सांस।